करेंगे हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया मतलब पोटेशियम की लेवल बढ़ जाना, उसे हम हाइपरकेलेमिया कहते हैं। तो हाइपरकेलेमिया डेंजर हो सकता है, जिसके पेशेंट को वीटी वीएफ होकर पेशेंट कार्डियक अरेस्ट होकर पेशेंट डेथ भी हो सकता है। तो आप सबने सुना ही होगा कि हमारा पोटेशियम जो रहता है 4 रहता है या 5 रहता है, बट एक्चुअल हमारे बॉडी में पोटेशियम 150 रहता है। बट 150 जो रहता है वो सेल के अंदर रहता है, और जो हमें प्रिंट रिपोर्ट पे देखने के लिए मिलता है 4, वो हमारे एक्चुअल ब्लड में रहता है, सीरम पोटेशियम। कॉमन कॉज क्या क्या है, कॉमन कॉज में क्या क्या आएगा हमारे, एक तो हम अगर हाइपोकेलेमिया का पेशेंट रहा, उसे हम ट्रीट कर रहे हैं केसोल देके, तो पेशेंट बाय चांस हाइपरकेलेमिया में भी जा सकता है, क्योंकि केसोल का डोज ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद दूसरा कॉमन कॉज क्या है, आरबीसीस जो हमारे सेल में है, सेल रप्चर होके उसमें का जो पोटेशियम है वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो जैसे कि आरबीसी ब्रेक डाउन होकर उसका पोटेशियम निकल के ब्लड में मिक्स हो जाएंगे, ये दूसरा कॉज है। तीसरा कॉज है जो सीकेडी के पेशेंट है, जिसकी किडनी काम नहीं कर रही है, मतलब उनको भी हाइपरकेलेमिया हो सकता है, क्योंकि सोडियम जो एक्स्ट्रा सोडियम है वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकलेंगे ही नहीं, मतलब उसकी वजह से भी हाइपरकेलेमिया हो सकता है। तो हमें दो चीज़ें और चीज़ें याद रखनी है, एक तो पोटेशियम लेवल और ईसीजी चेंजेस। ईसीजी चेंजेस क्या करेंगे, हाइपर एक्टिव ट्यूब रहेगा, उसके जो ट्यूब रहेंगी वो बड़ी रहेंगी और शार्प रहेंगी, जैसे हम उस पर अगर हाथ भी रखें तो हमें चुभेंगे, ऐसी वो ट्यूब रहेंगी। ओके, और उसमें जंक्शनल रिदम भी आएगी। उसके बाद रहेंगे हीमोलाइसिस। कॉमन कॉज क्या रहेंगे, हीमोलाइसिस। अगर किसी ने हमारा सैंपल लिया ब्लड के लिए और वो ब्लड में लैब में थोड़ा देर हो गया लगाने के लिए, तो आरबीसी ब्रेक डाउन होकर उसमें का जो पोटेशियम है वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएंगे, उसकी वजह से सूडो हाइपरकेलेमिया, मतलब थोड़ा मतलब बड़ा हुआ आएगा हमारा पोटेशियम। ओके, उसे हम सूडो हाइपरकेलेमिया भी कहते हैं। करना चाहिए अगर ऐसा आ रहा है तो रिपीट ब्लड टेस्ट कराना है, या तो ईसीजी में चेंजेस देखना है। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकेलेमिया, तो हमें 3 बातों को याद रखना है। पहले तो रखना है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन, पुश इनटू सेल एंड फ्लश इट आउट। ओके, तो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन कैसा करना है, अगर हमें ईसीजी में चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, टी वेव हाइपर एक्टिव देखने के लिए मिल रही है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, हाइपर एक्टिव टी वेव देखने के लिए तो हमें कैल्शियम यूज़ करना है। कैल्शियम 2 आते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। तो हमें क्या देना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। कैल्शियम ग्लूकोनेट हम पेरिफेरल लाइन से इजीली दे सकते हैं, बट जो कैल्शियम क्लोराइड रहता है हमें पेरिफेरल लाइन से नहीं दे सकती, क्योंकि वो वेन को बर्न कर देंगे, हमारे वेन को पूरा जला के रख देंगे। ओके, तो उसे हमें क्या करना है, सेंट्रल लाइन के थ्रू देना है। बट पेशेंट हमारा क्रैश हो रहा है तो हम सीधा आईवी पुश कर सकते हैं। ओके, दूसरा है पुश इनटू सेल। पुश इनटू सेल मतलब जो बाहर का पोटेशियम हमें सेल के अंदर डालना है, तो कैसे डालेंगे, हमें 10 यूनिट इंसुलिन लेना है प्लस D50 देना है। D50 क्यों देना है कि पेशेंट हमारा हाइपोग्लाइसीमिया नहीं जाएगी, तो इसलिए कॉम्बिनेशन बना के हमें देना है। तो उसके बाद हमें एसिडोसिस भी हो रहा है पेशेंट को, तो हमें एसिडोसिस में हमें क्या करना है, सोडा बाइकार्ब देना है, सोडा बाइकार्बोनेट देना है। तो उसकी वजह से हम क्या होगा, अल्कोलाइसिस होगा। अल्कोलाइसिस की वजह से पोटेशियम जो बाहर है वो हमारा अंदर जाएगा। उसके बाद तीसरा है फ्लश इट आउट। फ्लश इट आउट मतलब अगर किसी पेशेंट की किडनी अच्छी है तो हमें वो डिहाइड्रेट पेशेंट है तो हमें उसे फ्लूइड देना है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड देना है, जैसे आरएल देना है। आरएल से क्या होगा, बॉडी में फ्लूइड होगा और उसकी वजह से हमें यूरिन के थ्रू जो एक्स्ट्रा का पोटेशियम है वो बाहर निकल जाएगा। किसी पेशेंट की किडनी गुड है बट वो ओवरलोडेड है, फ्लूइड ओवरलोडेड है, तो उसे हम क्या देना है, लैसिक्स देना है, फ्यूरोसमाइड देना है 40 mg। ओके, तो उसकी वजह से भी यूरिन के थ्रू हमारा पोटेशियम बाहर निकल जाएगा। और तीसरा, अगर किसी पेशेंट की किडनी बैड है, मतलब उसकी किडनी बैड है, डायलिसिस पे सीकेडी पेशेंट, तो उसे हमें अर्जेंट डायलिसिस कराना है। ये ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकेलेमिया। ओके, थैंक यू।